नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 6 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस एनालिटिक्स को लेकर के। और जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर बिजनेस एनालिटिक्स की यूनिट 3 को हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि यूनिट 3 से जुड़ा हुआ आज का हमारा ये सेकंड पार्ट रहेगा। इससे पहले मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर यूनिट 3 से जुड़ा हुआ पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। फाइनली आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं और आपका एक चैप्टर बचता है यूनिट 3 के अंदर, दैट इज द डेटा स्ट्रक्चर इन आर। इसको हम लोग काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग बेसिकली आर लैंग्वेज के अंदर डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है कि भाई साहब, ये जो डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, उसका मीनिंग क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास डेटा अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करता है और अगर आप लोग डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, न केवल स्टोर करना चाहते बल्कि उसको एफिशिएंट वे में स्टोर करना चाहते हैं, या आप लोग डेटा को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो डेटा को ऑर्गेनाइज करना अलोंग विद उसको स्टोर करना एफिशिएंट वे में, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका डेटा स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड, डेटा स्ट्रक्चर्स हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइज एंड स्टोर द डेटा एफिशिएंटली, डेटा को एफिशिएंटली स्टोर करने में, और दूसरा क्या है, डेटा को ऑर्गेनाइज करने में। ठीक है, या दूसरे शब्दों में आप लोग ये कह सकते हैं, अगर आपको डेटा को अरेंजमेंट करना है, डेटा को अरेंज करना है, तो अरेंज करने से पहले हमें एक ब्लूप्रिंट चाहिए। उस ब्लूप्रिंट को आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं, जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है ना, वो आपका बिहेव करता है लाइक द ब्लूप्रिंट फॉर द अरेंजिंग द डेटा। यानी कि आपको क्या करना है, आपको डेटा को अरेंज कर रहा है, डेटा को अरेंज करने के लिए ब्लूप्रिंट की तरह कौन बिहेव करता है, सर आपका यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर बिहेव करता है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग आर लैंग्वेज की बात करते हैं, तो आर प्रोवाइड करता है आपको स्पेशलाइज्ड फंक्शन टू मैनिपुलेट द डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है ना, आर लैंग्वेज के अंदर आपको काफी सारे ऐसे स्पेशलाइज्ड फंक्शन देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं आपके डेटा स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करने में आपकी हेल्प करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, डेटा स्ट्रक्चर मेक्स द डेटा एनालिसिस इजियर एंड द फास्टर। जब भी आप लोग डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो हमारा बुनियादी कारण क्या था, सर आपके डेटा को एनालाइज करना। तो डेटा एनालिसिस जो आपका है ना, वो इजी हो जाता है और आपका फास्ट हो जाता है अगर आप लोग डेटा को स्ट्रक्चर में रखते हैं। इन शॉर्ट में आपको समझना है कि भाई साहब, अगर आप लोग डेटा को अरेंज करना चाहते हैं, तो यहां पर डेटा स्ट्रक्चर्स आपके ब्लूप्रिंट की तरह काम करेंगे, या दूसरे शब्दों में आप लोग कह सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर हमारी हेल्प करते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, अलोंग विद उसको स्टोर करने में एफिशिएंटली। ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक है जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है कि भाई साहब, डेटा स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है और आर के अंदर हम इसका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल लाजमी है आपके एग्जामिनेशन के अंदर आना कि भाई साहब, आपने कहा डेटा स्ट्रक्चर बड़ा जरूरी है, तो इसके इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना है, मैंने आपको बताना है आपके डेटा स्ट्रक्चर के बेनिफिट क्या है। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको क्लियर किया कि भाई साहब, अगर आप लोग डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, कैसे एफिशिएंटली स्टोर करना चाहते हैं, तो आपकी कौन मदद कर सकता है, सर आर लैंग्वेज के अंदर आपके डेटा स्ट्रक्चर्स आपकी काफी हद तक मदद कर सकते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं, दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, कि आप लोग एफिशिएंट डेटा स्टोरेज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने डेटा को एफिशिएंटली स्टोर किया है, या डेटा को आप सभी ने यहाँ पे स्ट्रक्चर में बांधा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने बताया था डेटा एनालिसिस करना एक तो इजी हो जाता है, एक फास्ट हो जाता है। समझ में आया, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, फास्टर डेटा प्रोसेसिंग यहाँ पे हो जाता है, और यहाँ पे इजी डेटा मैनिपुलेशन हो जाता है, यानी कि आपके डेटा को मैनिपुलेट करना बड़ा आसान हो जाता है। और यहाँ पर बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, क्योंकि डेटा ऑर्गेनाइज है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा, यूजफुल फॉर द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर काफी यूजफुल होता है, एंड द बिजनेस एनालिटिक्स। देखिए, दोनों ही चीजें जरूरी है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी जरूरी है और बिजनेस एनालिटिक्स भी जरूरी है, और दोनों के अंदर आपको
डेटा स्ट्रक्चर काफी हद तक आपकी मदद करता है, हेल्प करता है। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर रही होंगी कि डेटा स्ट्रक्चर का अपना मीनिंग क्या होता है और इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे जरूरी बात यहां से स्टार्ट होने वाली है। भाई साहब, अगर आप लोग टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की बात करना चाहे तो आप लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ध्यान दीजिएगा, टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे सिलेबस के अंदर आर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टोटल 6 मेन टाइप ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर होने वाले हैं। माने हमारे पास 6 अलग अलग तरीके की व्यवस्था है, 6 अलग अलग तरीके के टाइप है जिनके अंदर आप लोग डेटा को क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इन 6 के अंदर से आपको एक ना एक आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा। और मैं बताऊंगा आपको कौन सी 3 ऐसी डेटा स्ट्रक्चर है जिनसे 101% आपको फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहला टाइप आपका वेक्टर रहने वाला है, दूसरा टाइप आपका मैट्रिसेस रहने वाला है, तीसरा टाइप आपका एरे, चौथा टाइप आपका लिस्ट और पांचवा टाइप आपका फैक्टर और छठा टाइप आपका डेटा फ्रेम रहने वाला है। ठीक है, तो टोटल अगर आप लोग मेन डेटा स्ट्रक्चर्स इन आर की बात करते हैं तो कितने एग्जिस्ट करते हैं? टोटल 6 टाइप ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, जिनके अंदर से 3 आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सर 3 कौन कौन से हैं? वेक्टर से सवाल पूछा जाता है, मैट्रिसेस से सवाल पूछा जाता है और याद रखिएगा डेटा फ्रेम से सवाल पूछा जाता है। समझ में आया? तो हमें कितने करने हैं सर? 3 तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे करने हैं। वेक्टर्स को अच्छे से पढ़ना है आपको, अलोंग विद मैट्रिसेस को अच्छे से पढ़ना है और लास्ट में जाके आपको डेटा फ्रेम्स को अच्छे से पढ़ना है। और कई बार आप अगर किस्मत ज्यादा ही खराब है तो आपको यहाँ पे एरे, लिस्ट और फैक्टर के अंदर भी डेटा स्ट्रक्चर से आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। लेकिन इस बार ज्यादा संभावनाएं आपके वेक्टर से, मैट्रिसेस से और तीसरा क्या है, डेटा फ्रेम से सवाल पूछने की है। और यही 3 टॉपिक जो इस एंटायर चैप्टर के या मैं कहूं एंटायर यूनिट के काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी आपके टॉपिक रहने वाले हैं। और आगे की क्लास के अंदर जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे ना, तो हम लोग इन 6 के 6 टाइप को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करने वाले हैं सर? आपके वेक्टर्स इन आर की बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर सबसे बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं डेटा के अंदर तो आपको कौन देखने को मिलता है सर? वेक्टर देखने को मिलता है। यानी कि वेक्टर आपका मोस्ट बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है अगर आप लोग आर लैंग्वेज की बात करते हैं। समझ में आया? यानी कि आपका आर लैंग्वेज के अंदर अगर सबसे बेसिक कोई डेटा स्ट्रक्चर है ना, तो वो आपको क्या देखने को मिलता है? आपका बेसिकली आपका वेक्टर देखने को मिलता है। और ध्यान दीजिएगा, ये आपके मल्टीपल वैल्यूज को सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करने के लिए जाना जाता है। यानी कि वेक्टर्स क्या करता है? स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यूज को, किसमें? एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये क्या कहलाता है सर? ये आपका वेक्टर कहलाता है। अब याद रखिएगा, वेक्टर के अंदर ऑल एलिमेंट इन ए वेक्टर मस्ट बी इन द सेम डेटा टाइप। माने अगर आप लोग किसी भी वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ना, वो सेम डेटा टाइप के होंगे। सर सेम डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? जैसे या तो वो आपको न्यूमेरिक देखने को मिलेंगे, या तो आपको कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, या लॉजिकल वेक्टर्स देखने को मिलेंगे, या इंटीजर वेक्टर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। अगर आप लोग आर लैंग्वेज के अंदर सबसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो आपका वेक्टर रहता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया मल्टीपल वैल्यूज को सिंगल ऑब्जेक्ट की टर्म में ये क्या करता है? स्टोर करता है। और मैंने बताया यहाँ पर ऑल एलिमेंट्स इन द वेक्टर्स मस्ट बी इन द सेम टाइप ऑफ डेटा। ठीक है ना, ये किस में होना चाहिए? सेम टाइप ऑफ डेटा के अंदर होना चाहिए। जैसे अगर आप लोग एक एग्जांपल लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे अगर आप लोग एक्स की बात करते हैं, ये आपका सेगमेंटेशन मार्क रहेगा। जैसे सी ब्रैकेट में कितना लिखा हुआ है? 10, 20, 30 और 40। ठीक है, तो ये आपका एक टाइप का डेटा, ये आपका न्यूमेरिक डेटा है। और कई बार सवाल एग्जामिनेशन के अंदर ये भी पूछा जाता है कि भाई साहब वेक्टर के अंदर कितने टाइप्स होते हैं? तो वेक्टर्स के अंदर बेसिकली हम लोग 3 टाइप पढ़ते हैं, लेकिन 4 पढ़ाए जाते हैं। देखो 4 कौन कौन सी है? आपका न्यूमेरिकल वेक्टर हो गया, कैरेक्टर वेक्टर हो गया, लॉजिक वेक्टर हो गया और इंटीजर वेक्टर हो गया। न्यूमेरिकल का मतलब आपको केवल न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, नंबर्स देखने को मिलेंगे। कैरेक्टर के अंदर आपको कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, अमन हो गया, सोहन हो गया, रोहन हो गया। इसी तरीके से लॉजिकल वेक्टर के अंदर जैसे ट्रू एंड फॉल्स हो गए। इसी तरीके से अगर आप लोग इंटीजर की बात करते हैं तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, वो चारों मिलाकर के आपका तीनों मिलाकर के क्या हो जाता है? इंटीजर वेक्टर हो जाता है। तो वेक्टर के कितने टाइप होते हैं सर? हमारे पास 3 टाइप वेक्टर के होते हैं। सर पहला कौन सा होता है सर? आपका न्यूमेरिक वेक्टर होता है, दूसरा कैरेक्टर वेक्टर होता है, तीसरा आपका लॉजिक वेक्टर होता है। 3 यहाँ पे डाले हुए हैं, यहाँ पे 4 मैंने डाले हुए हैं। तो ये तीनों आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, यानी कि वेक्टर के अंदर अगर टाइप से सवाल आया ना, तो या तो आपको न्यूमेरिक से पूछा जाएगा, या तो आपको यहाँ पे कैरेक्टर से पूछा जाएगा, या तो आपको लॉजिकल वेक्टर से पूछा
पूछा जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे जरूरी बात आज के वीडियो लेक्चर की बताने वाला हूं। अगर आप लोग यहाँ पे वेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं, क्या क्रिएट करना चाहते हैं, वेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं, तो कैसे क्रिएट किया जाएगा? आपको फंक्शन यूज करना है, सी ब्रैकेट लगाना है, उसके अंदर जो भी आप लोग नंबर डालना चाहते हैं, कैरेक्टर डालना चाहते हैं या लॉजिक डालना चाहते हैं वो डालना है, और साथ में आपका फंक्शन रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आपको याद रखना है। यानी कि आप लोग जैसे अगर आप लोग नंबर की बात करते हैं, ठीक है, तो नंबर के अंदर आप लोग कैसे कहेंगे? सर आपने क्या किया, सबसे पहले आपने सी लिखा, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख दिया आपने 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपका नंबर वेक्टर बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया? आपका नंबर वेक्टर बन गया। तो नंबर वेक्टर क्रिएट करने के लिए आपको सी पहले आगे इस्तेमाल करना है। आपको ब्रैकेट के अंदर अपनी जो भी चीज, जो भी आप लोग डेटा रखना चाहते हैं, जो भी टाइप ऑफ डेटा आप लोग रखना चाहते हैं, उसको आप लोग वहां पे इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी। जैसे अगर आप लोग आगे बात करते हैं, मान लीजिए आप लोग कैरेक्टर वेक्टर की बात करते हैं, तो कैरेक्टर वेक्टर के अंदर आपको नेम दिखेगा, तो नेम, उसके बाद ये आपका साइन हो गया सी, और आप ब्रैकेट में देखिए क्या है, आपका अमन है, आपका दोनों ब्रैकेट आपके दोनों आपके कोमास के अंदर, ठीक है, उसके बाद क्या है, राहुल है, फिर आपका रिया है। तो इसके अंदर आपको टोटल नाम्स देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग लॉजिकल वेक्टर की बात करते हैं, तो सी के साथ या तो ट्रू आपको मिलेगा या तो आपको फॉल्स आपको मिलेगा। ठीक है, इन शॉर्ट में आप लोग क्या कह सकते हैं, सर आपका अगर आप लोग सी और ब्रैकेट में आप लोग ये वाला इस्तेमाल करते हैं फंक्शन के साथ, ठीक है ना, तो ये आपका क्रिएट करता है माय डियर फ्रेंड्स किसको, वेक्टर को। तो वेक्टर क्रिएट करने से रिलेटेड एक सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है। तो प्लीज 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 मेक श्योर करके इस चीज को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने होते हैं, कैसे वेक्टर को क्रिएट किया जाता है, और कुछ कुछ एग्जांपल आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेने हैं, ताकि एग्जामिनेशन के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो डेफिनेटली आप उसको इजीली बड़े प्यार से बड़े प्रेम से टैकल कर पाए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लैरिटी मिला होगा और यहां तक आपको समझ में आया होगा। सर ये जो आपका डेटा स्ट्रक्चर के अंदर वेक्टर क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसके अंदर टाइप्स क्या है और कैसे इसको क्रिएट किया जाता है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जामिनर सवाल पूछ लेता है आपसे किससे रिलेटेड, आपको पूछ लेता है ऑपरेशंस ऑन द वेक्टर। वेक्टर की अगर आप लोग बात करते हैं, आर के अंदर आपने वेक्टर क्रिएट किया है, वेक्टर के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका बड़ा एक बुनियादी सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पे अगर आप लोग बात करते हैं, जैसे अगर आप लोग बात करते हैं आर लैंग्वेज की, तो वेक्टर है वो आपका कलेक्शन ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ द डेटा स्टोर टुगेदर। ये मैं आपको बता चुका हूं कि वेक्टर का मतलब क्या होता है, कि यहां पे आपने क्या किया है, कलेक्शन किया है, सिमिलर टाइप ऑफ द डेटा को एक साथ स्टोर किया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे वेक्टर की बात करते हैं, तो वेक्टर को आप लोग वी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे? वी से करेंगे। जैसे मेरे को पहला वेक्टर क्रिएट करना है, तो मैं क्या कहूंगा, सर आपका V1 बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, V1 हो गया, ये वाला आपका साइन आ गया। अब आपने क्या किया, सी लिखा। सी आप लोग जानते हैं, आप लोगों को वेक्टर क्रिएट करना, ब्रैकेट में आपने कुछ नंबर डाले हैं, 10 से लेके 50 तक नंबर डाले। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कह सकते हैं, आपका जो V1 है वो वेक्टर है, जिसके अंदर 5 नंबर है, 10 20 30 40 और 50। समझ में आया? तो ये आपके वेक्टर के बारे में है। ऑपरेशंस की बात करते हैं ना, तो अलग अलग ऑपरेशंस आप लोग वेक्टर के ऊपर लगा सकते हैं। जैसे आपके पास एक लंबा चौड़ा वेक्टर है, आपने एक वेक्टर क्रिएट किया है, अगर आप लोग उसकी लेंथ को फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, सर लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आपको सिंपल एक कमांड देना है, दैट इज द लेंथ, और ब्रैकेट में जो आपका डेटा है और उसके साथ फंक्शन। ठीक है, ये आपको बताता है एग्जैक्टली कितने एलिमेंट आपके वेक्टर के अंदर प्रेजेंट है। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है ना, ये आपका V1 हो गया, V1 का मतलब वेक्टर है, आपने सी लगाया, ब्रैकेट में 10 20 30 40 और 50 है। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, अगर आप लोग यहाँ पे लेंथ डाल करके ना ब्रैकेट में अगर आप लोग V1 डालते हैं, यानी कि आप लोगों को क्या सिनेटैक्स डालना है, आपको कमांड क्या देना है, सर आपको लेंथ और आपको V1, यानी कि आपका जो वेक्टर 1 है उसका लेंथ निकालना है। तो ये आपको कैलकुलेट करके देगा कि एग्जैक्टली आपके वेक्टर के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो कितने एलिमेंट है, सर आपके 5 एलिमेंट है। तो आपको आउटपुट के अंदर कितना देखने को मिलेगा, सर आपको 5 देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए ये आपका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, लेकिन थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन के अंदर भी ये सवाल पूछे जाते हैं। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग इन चीजों को एज इट इज लर्न करना। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो अगर आप लोग क्लियर कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको इसको याद ही करना पड़ेगा, और कोई अल्टरनेट नहीं है। और जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, जो मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं ना, उसमें मेरी
पूरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बिल्कुल सहूलियत के साथ सारी चीजें प्रेजेंट कर पाऊं, और उम्मीद करता हूं मैं ये चीजें कर भी पा रहा हूँ। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अभी तक का सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, अभी आपका पहला ऑपरेशन हो गया, दैट इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर। दूसरा ऑपरेशन रहने वाला है इंडेक्सिंग एंड द, आपका दूसरा क्या रहेगा, सबसेट। अब ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग वेक्टर की बात करते हैं और स्पेसिफिकली आर लैंग्वेज के अंदर, तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 1 से, ना कि 0 से। ठीक है ना, यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे इंडेक्सिंग की बात करते हैं और इंडेक्सिंग के अंदर आपने क्या किया है, आपने 10 लिखा हुआ, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, 0 को हटा देगा। ठीक है, जैसे अगर आप लोग 20 की बात करते हैं तो 20 क्या कंसीडर होगा सर, आपका 2 कंसीडर होगा। ठीक है, जैसे अगर आप लोग 30 की बात करते हैं तो 30 क्या कंसीडर होगा, 3 कंसीडर होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन आर इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 1 से, ना कि 0 से। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं यहाँ पे इंडेक्सिंग के अंदर, अगर आपको क्या करना है, जैसे आपका एक ऑपरेशन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, आपको सिंगल ई एलिमेंट को एक तरीके से एक्सेस करना है आपके वेक्टर के अंदर। जैसे ये आपका वेक्टर है, ठीक है, अब वेक्टर क्या है, आपका v1 है। अगर आप लोग देखेंगे तो 10, 20, 30, 40 और 50 है। ठीक है, अब आपको इसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, जैसे आपका वेक्टर v1 है, जिस एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है ना, इस क्लोज ब्रैकेट के अंदर, जैसे अगर आप लोग 3 लिखते हैं तो ये क्या करेगा, ये आपके वेक्टर 1 के अंदर थर्ड पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है ना, उसको आउटपुट के अंदर शो करेगा। जैसे यहाँ पे आपने क्या लिखा, v1 लिखा, यानी कि वेक्टर 1 के अंदर हमको थर्ड पोजीशन वाला एलिमेंट एक्सेस करना है। तो थर्ड पोजीशन वाला एलिमेंट 30 है, तो आपको क्या दिखेगा, आउटपुट के अंदर 30 दिखेगा। इसका मतलब यहाँ पे आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग यहाँ पे इजीली कह सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, थर्ड वैल्यू इज 30। ठीक है, यानी कि आप लोग किसी भी वेक्टर के अंदर आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं एक सिंगल कमांड के थ्रू। ठीक है, ये आपका सेकंड ऑपरेशन हो गया। इसी तरीके से अब कई बार क्या होता है, एग्जामिनर आपसे कहता है आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना। आप सिंगल वैल्यू तो क्लोज ब्रैकेट के अंदर उस वैल्यू की पोजीशन डाल देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन अब क्या हो, आपको मल्टीपल वैल्यू चाहिए, माने आपको 2 से लेकर के 4 पोजीशन चाहिए। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर मेरे को क्या करना होता है, जैसे मेरे पास वेक्टर 1 है, अगर मेरे को क्लोज ब्रैकेट ही चाहिएगा, अब मान लीजिए मेरे को जो पोजीशन है ना वो 3 से लेकर के और 8 तक चाहिए, तो मेरे को इस तरीके से टाइप करना होगा। समझ में आया, हमें क्या करना है, इस तरीके से टाइप करना है, वेक्टर 1 के अंदर 3 से लेकर 8 पोजीशन तक जो भी आपके एलिमेंट होंगे ना, वो मैं एक्सेस कर पाऊंगा। जैसे ऊपर एग्जांपल की अगर आप लोग बात करते हैं तो ऊपर मैंने आपको बताया वेक्टर के अंदर आपके 5 एलिमेंट है, 10 से लेकर के 50। मैंने आपका टाइप किया वेक्टर 1 के अंदर मेरे को दूसरे एलिमेंट से लेकर चौथे एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो ध्यान दीजिए, दूसरा एलिमेंट 20 है, फिर 30 है, फिर आपका 40 है, ये तीनों आपके आउटपुट के अंदर होने चाहिए। तो देखिए आपके आउटपुट के अंदर आपको कितना मिला, 20, 30 और 40 मिला। इसका मतलब आप लोग मल्टीपल जो आपके एलिमेंट है उनको भी एक्सेस कर सकते हैं वेक्टर के अंदर एक सिंगल कमांड, एक सिंगल सिंटैक्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं मीनिंग क्या है, वैल्यू फ्रॉम द पोजीशन 2 to 4। ठीक है, तो ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी बातें, इन पर आपको गौर फरमाना। ठीक है, यही एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती है और इन्हीं की हेल्प से आप लोग एक बेटर एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, अब एक होता है आपका नेगेटिव इंडेक्स। ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने क्या किया है, वेक्टर v1 है, ठीक है ना, अब यहाँ पे एक बार थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूँ। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास वेक्टर v1 है। अब वेक्टर v1 के अंदर क्या है, मैंने आपका -3 लिख दिया। क्या लिख दिया, मैंने -3 लिख दिया। अब जैसे आप लोग वेक्टर 1 के अंदर नेगेटिव नंबर डालते हैं ना, तो वो क्या करेगा, आपका जो पूरा वेक्टर है उस पूरे वेक्टर के अंदर जो आपने नंबर डाला, 3 डाला है, उसको नेगेटिव कर देगा, माने उसको हटा करके आपको सारा डेटा दे देगा। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप लोग कहते हैं 10, 20, 30, 40 और 50 है, 5 डेटा है, मैंने -3 डाल दिया। -3 का मतलब थर्ड पोजीशन हटा दो, यानी कि 30 हट जाएगा। आउटपुट में क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, 20 मिलेगा, 40 मिलेगा और 50 मिलेगा। समझ में है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, जैसे आपका क्या करता है, जो आपका नेगेटिव वेक्टर है ना, वो आपका रिमूव करता है उसी पोजीशन को जिसके आगे आपने नेगेटिव लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आपने सेकंड पोजीशन को रिमूव करना है तो यहाँ पे 20 हट जाएगा, तो क्या आएगा, 10, 30 और 40। ठीक है, यानी कि ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट द सेकंड वैल्यू। ठीक है, तो नेगेटिव इंडेक्स का क्या मतलब होता है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी आपसे एग्जामिनर बोले कि वेक्टर के अंदर ऑपरेशंस को अंजाम देना है, तो वहां पर आपको इन तमाम चीजों को एक्सप्लेन करना है, इन तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को इजीली बताना है, ताकि आप लोग इनको अच्छे से एक्सप्लेन करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूरे के पूरे मार्क्स इजीली सिक्योर कर सके। समझ में आया, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा,
सर वेक्टर को पढ़ा, वेक्टर के अंदर ऑपरेशन को हम लोगों ने सबसे पहले लेंथ ऑफ वेक्टर को पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने इंडेक्सिंग प्लस में सबसेट को पढ़ा, जहां पर आप लोगों ने सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करना सीखा, मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस करना सीखा, नेगेटिव इंडेक्स को समझ लिया। ठीक है, अब अगला जो रहेगा दैट विल बी द फिल्टरिंग विद द कंडीशन। अगर आप लोग किसी एलिमेंट को फिल्टर करना चाहते हैं किसी एक कंडीशन के साथ, जैसे मेरे को चाहिए जो डेटा चाहिए ना, फिल्टर करना है डेटा, यानी कि ये फलाना फलाना डेटा आप लोग निकाले, लेकिन मेरे को एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, तो ये आपका विद कंडीशन हो गया। क्या होगा कंडीशन, या तो मेरे को उस पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा चाहिए या तो मेरे को उस पर्टिकुलर वैल्यू से कम चाहिए। इसका मतलब जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, बेटर क्लैरिटी होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपका वेक्टर 1 के अंदर कमांड डाला, जो वेक्टर 1 है ना उसके अंदर ग्रेटर देन 20 वाला वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आपको फिल्टर तो करना, लेकिन कंडीशन क्या है, आपको ग्रेटर देन 20 लेना। तो 30, 40 और 50 तीन एलिमेंट हो जाएंगे, तो आउटपुट के अंदर आपको क्या दिखेगा, 30, 40 और 50 दिखेगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे फिल्टरिंग विद कंडीशन को भी इंपोज कर सकते हैं और बड़े आराम से अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके के आपके ऑपरेशन है जो इन द केस ऑफ द वेक्टर आपको दिखाई देते हैं, और जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है और अच्छे से लर्न करना है, मेमोराइज करना। देखिए, मेमोराइज आपको करना पड़ेगा चीजें, ये प्रैक्टिकल है, ऐसे थ्योरेटिकल प्लेटफॉर्म पे समझा पाना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, और मेरे लिए भी आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट है और आपको लिए समझना भी डिफिकल्ट है। ठीक है, हाँ, आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपके लिए आसान रहेगा, लेकिन हमारी लिमिटेशन है कि हम लोग प्रैक्टिकल क्लास नहीं थ्योरेटिकल क्लास की बात कर रहे हैं, हम लोग आपके थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो मैंने जितना आसान हो सकता है ना उतना आसान चीजों को किया है, ताकि आप लोग इन तमाम चीजों को अच्छे से एक्सेस कर पाए और अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे ऐसे आंसर को फ्रेम कर पाए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, हम लोग आगे प्रोसीड करें। काफी बच्चे अब इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि सर इस पर्टिकुलर सेशन का हमें नोट्स कहां से मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग इस पर्टिकुलर सेशन का नोट्स चाहते हैं तो देखो यार, थोड़ा सा एफर्ट आपको करना पड़ेगा। मैं आपके लिए इतने एफर्ट कर रहा हूं तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, अपने जितने भी दोस्त है यार उसके साथ शेयर कीजिए अपनी वीडियो को, ठीक है ना, और इस वीडियो के नीचे पीडीएफ कमेंट करना है, अलॉन्ग विद आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अब अगर आपके पीडीएफ कमेंट करते हैं तो वहां पे भी आपको पीडीएफ डाउनलोडेबल लिंक मिल सकता है, या तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जैसे भी टीम को सहूलियत लगेगा वो वहां पे आपको अपलोड करा देंगे। पर आपको दोनों काम करने पड़ेंगे ताकि आपको टाइम रहते इन नोट्स को एक्सेस कर पाए। और मैंने पूरा A4 साइज पेपर पर डिजाइन किया हुआ है, आप लोग चाहे तो किसी भी साइबर कैफे के ऊपर जाकर के ना इनको पीडीएफ को प्रिंट करवा के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग वैसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको क्लियर रही होंगी। अब ध्यान दीजिएगा, अगला जो टॉपिक रहेगा दैट इज द वेक्टराइज्ड फंक्शन। वेक्टराइज्ड फंक्शन का क्या मतलब, ध्यान दीजिएगा, आर प्रोवाइड करता है ऐसे ऐसे फंक्शन जो वर्क करते हैं होल वेक्टर के ऊपर डायरेक्टली। समझ में आया? हमें आर लैंग्वेज के अंदर काफी इनबिल्ट फंक्शन भी देखने को मिलते हैं जो सारे के सारे वेक्टर के ऊपर काम करते हैं। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, देखिए सबसे पहले आपका एक रहेगा सम वाला, ठीक है, ये सम फंक्शन है, ये आपकी तमाम वैल्यूज को क्या करता है, टोटल कर देता है। जैसे आपने क्या किया, सम v1 किया, यानी कि वेक्टर 1 को सम कर दिया, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, टोटल कितना होगा 150, तो आउटपुट में आपको कितना मिल सकता है, 150 मिल सकता है। समझ में आया? जैसे अगर आप लोग मान लीजिए मीन निकालते हैं तो आपका 10 प्लस 20 30 हो जाएगा, 30 और 30 60 हो जाएगा, और 40 आपका 100 हो जाएगा, प्लस में 50 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और 5 को अगर डिवाइड करते हैं, 150 को 5 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज कितना आएगा, 30 आएगा। तो आप लोग इसको एवरेज निकाल सकते हैं। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज निकाल सकते हैं। आप लोग मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, 50 मैक्सिमम वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू मैक्सिमम होता है। मैक्स मिनिमम के लिए MIN यूज करते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए। और अगर आप लोग SORT की बात करते हैं तो अरेंज वैल्यू के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं, सोर्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी कमांड्स हैं, इनको भी आपको अच्छे से अपने एग्जामिनेशन के अंदर प्रिपेयर करके आना। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये आपकी जो आपकी एंटायर स्लाइड है उसकी जान रहने वाला है, दैट इज द कंबाइनिंग एंड द मॉडिफाइंग द वेक्टर। ठीक है, अगर आप लोग दो अलग अलग वेक्टर्स को v1 और v2 को कंबाइन करना चाहते हैं, अगर आप लोग दो अलग अलग वेक्टर्स को एक तरीके से मॉडिफाई करना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कौन से ऑपरेशंस आपको करने पड़ेंगे? जैसे अगर आप लोग दो अलग अलग वेक्टर को कंबाइन करना चाहते हैं, कंबाइन का मतलब क्या है, एक वेक्टर के अंदर अलग अलग एलिमेंट है, दूसरे के अंदर अलग अलग एलिमेंट है, दोनों को कंबाइन करने का मतलब दोनों के एलिमेंट इकट्ठा लिखना। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके पास एक वेक्टर है जिसके अंदर एलिमेंट 10 20 30 है, दूसरे के अंदर 40 और 50 है। अगर मेरे को कंबाइन करना है तो कंबाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, CV1 V2 करूंगा, तो सारे एलिमेंट कंबाइन हो जाएंगे, 10 20 30 40 और 50। तो आउटपुट के अंदर आपको क्या दिखेगा, 10 20
30 40 और 50। ठीक है, तो कंबाइनिंग वेक्टर का समझ में आया कि नहीं आया? अब कंबाइनिंग वेक्टर के सिमिलर ना आपका एक होता है ऑपरेशन ऑन द नॉन ऑपरेशन ऑन द टू वेक्टर। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप लोग प्लस करना चाहते हैं, ऑपरेशन समझ गए ना, प्लस करना चाहते हैं, एक के अंदर क्या है आपका 1 2 3, दूसरे के अंदर क्या है 4 5 6। अब ध्यान रखिएगा वेक्टर को अगर आप लोग प्लस करना चाहते हैं तो v1 प्लस v2 करेंगे तो होगा क्या, फर्स्ट के अंदर फर्स्ट ऐड होगा, एक के अंदर 4 ऐड होगा 5 मिल जाएगा, 2 के अंदर 5 ऐड होगा 7 मिल जाएगा, 6 के अंदर 3 ऐड होगा 9 मिल जाएगा। तो आउटपुट के अंदर आपको 5 7 और 9 देखने को मिलेगा। समझ में आया? तो ये आपका बेसिक सा सिंपल सा फंडा है। इसी तरीके से अगर आप लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या दिखेगा सर, आपको सीक्वेंस फंक्शन दिखेगा। सीक्वेंस फंक्शन के अलावा एक फंक्शन होता है जिसको आप लोग रिपीट फंक्शन बोलते हैं। सीक्वेंस फंक्शन का मतलब जैसे अगर आपने सीक्वेंस 1 से 5 तक डाला तो 1 से 5 तक सीक्वेंस के अंदर जितने भी नंबर है ना, जैसे आपका 1 2 3 4 5 सब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने रिपीटेशन डाला 10 और कोमा करके 3 डाला है, इसका मतलब जो 10 आपका नंबर है उसको 3 बार रिपीट करना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग मान लीजिए ऐसे लिख दे, एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आप लोगों ने रिपीटेशन फंक्शन डाला और आपने क्या लिखा है 20 के आगे 4 लिख दिया। ठीक है, तो 20 कितनी बार आ जाएगा सर, 4 बार आ जाएगा। अब कितना आएगा, 20 आएगा, 20 आएगा, 20 आएगा और 20 आएगा। तो ये जो आपका फंक्शन है ना, ये आपका रिपीट फंक्शन कहलाता है। इज इट क्लियर? तो रिपीट फंक्शन क्या होता है, सीक्वेंस फंक्शन क्या होता है, ऑपरेशंस ऑन द टू वेक्टर कैसे किया जाता है और कैसे दो वेक्टर्स को कंबाइन किया जाता है, इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। समझ आए? तो अगर आप लोग इतना कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से ये आपका मोर देन सफिशिएंट रहने वाला है। और आपको फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से, इन्हीं के अंदर से मेरे हिसाब से पूछा जाना चाहिए। ठीक है, अब ये तो आपका वेक्टर हो गया, मैंने बताया वेक्टर से सवाल पूछा जा सकता है। या दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है सर, मैट्रिक्स से सवाल पूछा जा सकता है। अब मैट्रिक्स आप सभी ने अपनी क्लास 11th के मैथमेटिक्स के अंदर भी पढ़ी होगी, अगर आप सभी के पास मैथमेटिक्स होगा। अब इसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके पास एडवांस मैथमेटिक्स था या फिर बेसिक मैथमेटिक्स था। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है सर, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है सर, मैट्रिसेस इन आर का क्या मतलब होता है, जब भी डेटा आपको गिवन हो और उस डेटा को अगर आप लोग अरेंज करना चाहते हैं रोज या कॉलम्स की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, ठीक है, तो वहां पे आप लोग क्या कहते हैं, वहां पे आप लोग मैट्रिसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, अगर आप लोग मैट्रिसेस की बात करते हैं, आर के अंदर ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो आपके डेटा को स्टोर करता है रोज और कॉलम की फॉर्म में, या फिर आप लोग कह सकते हैं डेटा को अगर आपको टेबल की फॉर्म में अरेंज करना, टेबल का मतलब रोज भी होंगे और कॉलम भी होंगे। जैसे आप लोगों ने आपका जो स्प्रेड शीट होता है उसके अंदर, स्पेसिफिकली एक्सेल के अंदर देखा होगा, जैसे यहाँ पे आपका प्रोडक्ट हो गया जनवरी के लिए, फेब के लिए, दो प्रोडक्ट है उनका डेटा है, तो यहाँ पे रो कितनी होगी सर, आपकी 3 रो हो गई, 3 ही कॉलम हो गए। तो यहाँ पे अगर आप लोग नंबर ऑफ रो की बात करते हैं, एन रो का मतलब कितना हो गया, 3 हो गया। अगर आप लोग यहाँ पे एन कॉलम की बात करते हैं तो वो भी कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये क्या बन गया माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका बन गया मैट्रिक्स। क्या बन गया, मैट्रिसेस। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, एक आपका मैट्रिक्स होता है, एक आपका मैट्रिसेस होता है, एक आपका सिंगुलर टर्म है, एक आपका प्लूरल टर्म है। डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, तो जब जब एग्जामिनर आपसे बोले या जब जब आपके सामने ऐसा चैलेंज हो कि भाई साहब आपको डेटा को स्टोर करना है रोज या कॉलम की फॉर्म में या टेबल की फॉर्म में, तो आप लोग क्या कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स, वहां पे आप लोग मैट्रिसेस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कैसे आप लोग मैट्रिसेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे वेक्टर क्रिएट करना था तो सी और ब्रैकेट लगा दिया, तो उसके अंदर जो भी आपको डेटा डालना। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग मैट्रिसेस को क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आर लैंग्वेज के अंदर आप लोग मैट्रिक्स ब्रैकेट फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स के ब्रैकेट फंक्शन का यूज करेंगे। अब उसके अंदर जो भी ब्रैकेट के अंदर आप लोग जो भी डेटा डालना चाहते हैं वो डेटा डाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका फंक्शन रहेगा। ठीक है, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे सिनेटैक्स की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग पहले क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर डेटा भी आपको देना है, किस डेटा की आप लोग बात कर रहे हैं, एन रोज बताना, एन कॉलम बताना, नंबर ऑफ रोज बताना है और नंबर ऑफ कॉलम बताना। एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, आपका M1 का मतलब क्या है, आपको मैट्रिक्स 1 क्रिएट करना है। यहाँ पे आपने मैट्रिक्स लिखा क्योंकि आपका ब्रैकेट लगेगा और सी भी लगेगा, 10 20 30 40 50 और 60 ही आपका डेटा हो गया। अब इस डेटा को आपको क्या करना है, 2 रोज और 3 कॉलम के अंदर क्रिएट करना है। समझ आए? 2 रो और 3 कॉलम। ध्यान रखिएगा, आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, रोज और कॉलम दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो आपको मिलता है ना वो कॉलम मिलता है, कॉलम वाइज आपको डेटा मिलेगा। माने जैसे 10 20 30 40 50 और 60 है तो 10 आएगा आपका, फिर आएगा 20 कॉलम के अंदर
अंदर फिर आएगा 30 और फिर आएगा 40 कॉलम के अंदर, फिर आएगा आपका 50 और फिर आएगा आपका 60 किसके अंदर, कॉलम के अंदर। अगर आप लोग इसको बाय डिफॉल्ट रो के अंदर करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से मेथड रहेगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको कैसे मिलेगा सर, आपको ये कॉलम वाइज मिलेगा। कैसे मिलेगा सर, आपको ये कॉलम वाइज मिलेगा, रो वाइज आपको अलग से कमांड देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा, नंबर ऑफ रोज 2 हो गई, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 3 हो गए। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, आउटपुट के अंदर आप लोग क्या कहेंगे, देखिए आपके नंबर ऑफ रोज है और ये आपके क्या है, नंबर ऑफ, ये आपके नंबर ऑफ कॉलम्स है और ये आपकी नंबर ऑफ रोज है, ठीक है। 10 के बाद 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 और फिर 60, सॉरी। यहाँ पे आपको कितनी रो दिखी है सर, आपकी 2 रो दिखी है। कॉलम कितने हैं सर, आपके 3 कॉलम है और 2 रो और 3 ही कॉलम की हमारी यहाँ पे बात हुई थी। और यही परफॉर्मेंस हमें आपको आर के अंदर करने को मिलेगा, ठीक है। या आर के अंदर हमने जो कमांड दिया था उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो आपका मैट्रिक्स क्रिएट करना आपने सीखा कि भाई साहब मैट्रिक्स को क्रिएट कैसे करना है, उसके लिए बेसिक कमांड क्या, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप लोग बाय डिफॉल्ट तो आपको ये कॉलम वाइज मिलता है, रो वाइज अगर आप लोग बाय डिफॉल्ट करना चाहते हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपने क्या किया, नंबर ऑफ रोज लिखा, फिर आपको नंबर ऑफ कॉलम्स लिखा, ठीक है। तो जो आपका नंबर ऑफ कॉलम है ना, उसकी जगह आपको, सॉरी, नंबर ऑफ रोज है उसकी जगह आपको लिखना है बाई रो। क्या लिखना है, बाई रो इज इक्वल टू द ट्रू। क्या लिखेंगे, बाई रो इज इक्वल टू द ट्रू। इसका मतलब आपका जो अरेंजमेंट आएगा वो आपको किस में देखने को मिलेगा सर, मैट्रिसेस की फॉर्म में, और आपका वो कैसे रहेगा, रो वाइज रहेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ये आपका मैट्रिसेस 1 है, यहाँ पे आपने मैट्रिसेस लिखा, ब्रैकेट में सी लिखा, 10 20 30 40 50 60 डेटा है। उसके बाद नंबर ऑफ रोज आपने बता दिए कितने हैं, 2 हैं, और बाई रोज के अंदर आपने ट्रू लिखा। अब ये बाई रोज के अंदर अगर आपने ट्रू लिखा ना, इसका मतलब आपको कैसे मिलेगा, रो वाइज मिलेगा। तो पहले डेटा आपको 10 20 30, अब आपको देखिए रो कितनी बनानी, 2 ही बनानी है। तो पहले क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, फिर 20 मिलेगा, फिर 30 मिलेगा रो के अंदर, फिर आपको 40 मिलेगा, फिर 50 मिलेगा और फिर 60 मिलेगा। 2 ही रो आपकी बनेंगी। देखिए आउटपुट के अंदर क्या है, यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 रो ही मिली है, और नंबर ऑफ कॉलम्स डिपेंड करते कैसे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। बाय डिफॉल्ट आपको कॉलम वाइज मिलता है। अगर आपको रो वाइज करना है तो जहाँ पे आप लोग एन रो लिखते हैं ना, वहां पे आपको बाय रो इज इक्वल टू द ट्रू करना, ठीक है। तो इस तरीके के ऑपरेशंस आप लोग कर करके अपनी मैट्रिसेस को क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अभी तक यहाँ पे आप लोग एक गड़बड़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे कॉलम 1 2 3 और यहाँ पे आपका रो 1 2 3 है, ठीक है। अच्छा, पहले आपका जैसे अगर आप लोग कंबाइन करना चाहते हैं, मैंने ऐसे लिखा, मान लीजिए आपका एम और ब्रैकेट में क्या आ गया, आपका एन आ गया, और ऐसे आप लोग लिखते हैं। तो पहले आपका रो आता, फिर आपका कॉलम आता, ठीक है। तो कॉलम के अंदर आपको क्या दिखेगा, कोमा करके आपको सेकंड नंबर दिखेगा। रो के अंदर आपको पहले आपका नंबर दिखेगा, फिर कोमा दिखेगा। जैसे आपका फर्स्ट रो फिर कोमा है, कॉलम कोई भी हो सकता है, सेकंड रो फिर आपका क्या है, कोमा है। इसी तरीके से अगर आप लोग कॉलम की बात करते हैं, क्योंकि कॉलम बाद में आता है, तो पहले कोमा फिर आपका फर्स्ट, क्योंकि उससे पहले रो आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। अब देखिए कई बार क्या होता है, यहाँ पे आपको देखा होगा आपका कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, रो नंबर 1, रो नंबर 2 दिख रहा है। लेकिन अगर आप लोगों को मान लीजिए रो के अंदर कोई नाम डालना है, जैसे अगर आप लोग मान लीजिए डालना चाहते हैं 2 रो लेना चाहते हैं, एक प्रोडक्ट है की, एक प्रोडक्ट बी की। कॉलम के अंदर आप लोग क्या डालना चाहते हैं, मंथ डालना चाहते हैं, जनवरी और फरवरी। तो अगर आप लोग इस तरीके के ऑपरेशंस को करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग नेमिंग रोज एंड कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया, किसका इस्तेमाल करेंगे, नेमिंग रोज एंड कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए करना क्या, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अभी तक ये तो हमने किया कि हमें क्या करना है, M1 करना है, यानी कि हमें आपका जो ये आपका मैट्रिक्स 1 क्रिएट करना, मैट्रिक्स सी, और आपका ये डेटा है 200 100 200 300 400। नंबर ऑफ रोज कितने रखने सर, 2 रखने हैं। हमें अरेंजमेंट चाहिए बाई रोज, तो आप लोग क्या लिखेंगे, बाई रो आपका ट्रू चाहिए। अब आगे क्या करना, आपको लिखना है रो नेम M1 और आपका क्या लिखेगा, रो नेम M2, ठीक है। अब ब्रैकेट में जैसे आपको पहले के लिए क्या रखना, प्रोडक्ट है, फिर क्या रखना, प्रोडक्ट भी, ठीक है। तो ये आपका रो नेम हो गया। इसी तरीके से रो नेम आपका क्या हो जाएगा, कॉलम नेम हो जाएगा जनवरी और फरवरी और M1, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो आउटपुट आपको मिल जाएगा। क्या आउटपुट मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। जनवरी फरवरी आपको कहां पे मिला सर, कॉलम के अंदर मिला, और प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट भी आपको कहां पे मिला, रो के अंदर देखने को मिला, जैसा कि हमने हमारी आर के अंदर कमांड दिया था, ठीक है। तो ये आपका कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जिनको आपको करना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है, ताकि
आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सके। ठीक है, तो मैट्रिसेस विद रो वाइज आपको काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार टॉपिक रहने वाला है। आपको एक्सप्लेन करना भाई साहब मैट्रिक्स ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, किस किस तरीके से अंजाम दिया जाता है। ठीक है, यहां से एक सवाल बनता ही बनता है। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, इसको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लीजिएगा। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग मैट्रिसेस के अंदर एडिशन करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास पहली मैट्रिक्स क्या है सर, आपका M1 है। ठीक है, अब उसके अंदर अगर आप लोग 10 ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, M1 प्लस 10 लिखेंगे, तो हर एक एलिमेंट 10 के साथ एक्सीड करेगा, इंक्रीज करेगा, कितने के द्वारा, 10 के द्वारा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करना है तो आपको क्या करना है, जो आपका M1 है, मैट्रिसेस 1 का है, उसको मल्टीप्लाई कितने से कर देना, जो भी आपका नंबर है, तो हर एक वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके बेसिक ऑपरेशन, एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स एडिशन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो जिन जिन मैट्रिक्स को आप लोग ऐड करना चाहते हैं उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए, रोज एंड कॉलम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। समझ में आया? अब देखिए एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए आपका M1 है, मैट्रिक्स 1 है, ये मैट्रिक्स हो गया, ब्रैकेट एक 1 2 3 4 हो गया, रो कितनी रखनी है, 2 रखनी है। M2 के अंदर भी आपको कितनी रो दिखी, 2 रो दिखी। अगर आप लोग दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपके सिमिलर यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाते हैं। आपका एक के अंदर 5 जुड़ेगा, 6 हो जाएगा। आपका 2 के अंदर 6 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, आपका 2 के अंदर 6 जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 के अंदर 7 जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, 4 के अंदर 8 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये आपको माय डियर फ्रेंड्स क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमने यहाँ पे बाई रो नहीं लिखा है तो हमें अरेंजमेंट कैसे मिलेगा, आपका कॉलम वाइज मिलेगा। कैसे मिलेगा, कॉलम वाइज मिलेगा। इज इट क्लियर? आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी और यहाँ तक आपको क्लैरिटी मिला होगा। ये आपका सवाल बड़ा जरूरी है, ये मैंने रिपीट कर दिया, बाई मिस्टेक टीम से गलती हो गया तो इसको छोड़ दीजिएगा, दोनों चीजें सेम है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यूज करना है परसेंटेज मल्टीप्लाई में परसेंटेज। ठीक है ना, परसेंटेज मल्टीप्लाई में परसेंटेज। तो आप लोग क्या कर पाएंगे, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, आप लोगों के पास एक ये वाली मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 वाली, एक ये मैट्रिक्स है 5 6 7 वाली। अगर आपने टाइप किया M1 फिर आपका परसेंट, फिर मल्टीप्लाई में, फिर परसेंट और M2, ठीक है, इस तरीके का ऑपरेशन करते हो तो आपको मल्टीप्लीकेशन देखने को मिलेगा। और ये जो मल्टीप्लीकेशन है ना, आपको रो बाय कॉलम देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा सर, आपका रो मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, कॉलम रहेगा। समझ में आया? तो ये आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है और अच्छे से इसको मेमोराइज करना है, लर्न करना है। यहाँ से हर साल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक सवाल आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो दो टॉपिक मैंने बहुत डिटेल में आपको कवर करा दिए। बाकी लिस्ट हो गया, एरे हो गया, ये जो बेसिक टॉपिक है ना जहाँ से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो इनको हम लोग केवल और केवल गो थ्रो करेंगे। पर जो लास्ट का आपका है ना डेटा फ्रेम, उसको मैं काफी डिटेल में जाकर के डिस्कस करूंगा। आई होप कि दोनों टॉपिक, दैट इज द वेक्टर इन आर और दूसरा क्या है मैट्रिक्स इन आर, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको एक क्लैरिटी मिला होगा कि एग्जैक्टली ये भाई साहब टीचर बताना क्या चाहता है, एग्जामिनर किस तरीके का सवाल आपसे यहाँ पे आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछ सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा सर, लिस्ट इन आर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला जो डेटा टाइप है, डेटा स्ट्रक्चर है, वो क्या है, लिस्ट इन आर रहने वाला। पढ़ते हैं फटाफट से, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिस्ट इन आर is a data structure that can store different type of data together। ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहां पे अलग अलग तरीके के डेटा को आप लोग एक साथ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, अनलाइक वेक्टर एंड मैट्रिसेस लिस्ट कैन बी कंटेन, जैसे यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, नंबर भी हो सकता है एक साथ, कैरेक्टर भी हो सकता है, लॉजिकल वैल्यू हो सकता है, वेक्टर हो सकता है, मैट्रिसेस हो सकता है, इवन अनदर लिस्ट भी हो सकता है। और ये सारे कैसे हो सकते हैं सर, टुगेदर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, टुगेदर। बाकी सब में एक साथ कर पाना पॉसिबल नहीं है, अलग अलग टाइप बन सकते हैं लेकिन एक साथ कर पाना मैट्रिक्स और वेक्टर के अंदर पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप लोग लिस्ट के अंदर आप लोग लिस्ट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, एक बहुत सारे बेसिक सिंटैक्स और आपका कमांड बताता हूँ जिसको आपको याद रखना है। अगर आप लोग एक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को ये वाला फंक्शन यूज करना, लिस्ट ब्रैकेट। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, एम्प्लॉयज के लिए लिस्ट ब्रैकेट डाला, नेम क्या है, राहुल है, सैलरी 50,000 है, डिपार्टमेंट क्या, मार्केटिंग है। तो 3 अलग अलग डेटा है, इसका आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना है, ये जरूरी बात है। सिर्फ आपको इतना पढ़ना है सर, आपका जो
लिस्ट है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, यूज क्यों होता है, तो आप लोग इजीली लिख सकते हैं सर लिस्ट आर यूजफुल व्हेन द डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस डेटा नीड टू बी स्टोर टुगेदर। ठीक है, जब भी आपको ऐसे बिजनेस डेटा जो अलग अलग हैं और उनको एक जगह स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे आप लोग क्या करते हैं सर, आप लोग बेसिकली लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और एक कंपनी वांट्स टू स्टोर एम्प्लॉयज नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट एंड द मंथली सेल्स, ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। ये सारे अलग अलग तरीके के डेटा है जिनको एक ही जगह पे अगर आपको स्टोर करना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा सर, आपका लिस्ट बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। लिस्ट के अंदर मैं ऑपरेशन वगैरह नहीं करा रहा हूं, उसका एक रीजन है कि अकॉर्डिंग टू मी एंड माय वैल्यूएशन अब की बार एग्जामिनेशन के अंदर यहां से सवाल कम देखने को मिलेगा, मैट्रिक्स, वेक्टर्स और डेटा फ्रेम से सवाल देखने को मिलेगा। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक है इनको केवल हम लोग गो थ्रू करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक रहेगा फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स इन आर को समझते हैं। सर ध्यान दीजिएगा, फैक्टर्स इन आर की बात करते हैं तो फैक्टर इन आर इज द डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर द कैटेगरिकल डेटा। ठीक है ना, अगर आपको डेटा स्टोर करना है लेकिन कैटेगरी के अंदर करना है, कैटेगरिकल डेटा को स्टोर करना है, तो आप लोग फैक्टर आर के अंदर फैक्टर को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कैटेगरिकल डेटा मींस डेटा रिप्रेजेंट्स कैटेगरीज और द ग्रुप। ठीक है, ऐसे डेटा जो ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जेंडर है, जेंडर के अंदर मेल और फीमेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। डिपार्टमेंट के अंदर एचआर हो गया, सेल्स हो गया, आईटी हो गया, मार्केटिंग हो गया, तमाम चीजें हो गई। कस्टमर टाइप्स के अंदर गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम आप सभी ने समझा होगा। तो इस तरीके के डेटा को स्टोर करने के लिए आर के अंदर आप लोग किसका इस्तेमाल करते हैं सर, फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। समझ आया, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर फैक्टर डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, फैक्टर आर वेरी यूजफुल इन द बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर आपका ये काफी यूजफुल होता है क्योंकि बिजनेस डेटा ओपनली कंटेन द कैटेगरी, क्योंकि बिजनेस डेटा के अंदर आमूमन आपको क्या देखने को मिलता है, कैटेगरी देखने को मिलता है। डेट्स व्हाई आप लोग यहाँ पे फैक्टर का काफी हद तक यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे जरूरी बात बता रहा हूँ, फैक्टर्स इंपॉर्टेंट क्यों सर, फैक्टर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली टेक्स्ट डेटा स्टोर करते हैं कैरेक्टर को, बट फैक्टर स्टोर द कैटेगरीज इन द मोर एफिशिएंट एंड द ऑर्गेनाइज्ड वे। आपका जो फैक्टर है वो आपके डेटा को मोर ऑर्गेनाइज्ड और आपका मोर एफिशिएंट वे में स्टोर करता है। जैसे आपका ये यूज होता है डेटा एनालिसिस के अंदर, स्टैटिस्टिक के अंदर, रिपोर्ट के अंदर और मशीन लर्निंग के अंदर। ठीक है, इसके इतने सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कैसे क्रिएट करना है उसके लिए आप लोग फंक्शन ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी फैक्टर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे बात करेंगे जेंडर के लिए करना है फैक्टर सी, मेल फीमेल, मेल फीमेल जेंडर। ठीक है, आउटपुट के अंदर आपको मेल मिल जाएगा, फीमेल मिल जाएगा, मेल मिल जाएगा, फीमेल मिल जाएगा। लेवल के अंदर आपको क्या मिलेगा, फीमेल मेल मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनको आपको केवल और केवल याद करना है, ज्यादा कुछ यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली कोई बात नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होगी। अब ये जो आज की क्लास का सबसे स्टार्ट टॉपिक है ना, उसको मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं, तो प्लीज मेक श्योर करके थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा। ठीक है, आपका डेटा फ्रेम इन आर पढ़ेंगे, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट होने वाला है। डेटा फ्रेम इन आर इज ए डेटा स्ट्रक्चर्ड यूज्ड टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ द टेबल। अगेन आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स के अंदर भी आपने टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर किया था। डेटा आपका फ्रेम है, उसके अंदर भी आप लोग डेटा को टेबल की फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। आगे देखिए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर इन आर। आर के अंदर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है एंड इट इज वाइडली यूज्ड इन द बिजनेस एनालिटिक्स। ठीक है, इसका इस्तेमाल आप लोग वाइडली कहां पर करते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है, डेटा फ्रेम कंटेन करके चलता है, रोज को ऑब्जर्वेशन या रिकॉर्ड्स हो जाएंगे, कॉलम को वेरिएबल यानी फैक्टर्स हो जाएंगे, जस्ट लाइक द एक्सेल शीट। जैसे आपने एक्सेल शीट देखा होगा ना, यस सर देखा है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, इंप्लॉइज हो गया, सैलरी होगा, डिपार्टमेंट हो गया, राहुल, अमन और उसका नेहा, ये उनके डिपार्टमेंट है, ये उनकी अलग अलग सैलरी है। ठीक है, तो इस तरीके के डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, डेटा फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। और डेटा फ्रेम को क्रिएट कैसे करना है ये आपको थोड़ा समझना है। सर डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए डेटा डॉट फ्रेम और आपका ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, डेटा डॉट फ्रेम और ब्रैकेट लग जाएगा फंक्शन के साथ। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो सके। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको इंप्लॉइज के लिए डेटा क्रिएट करना है, डेटा फ्रेम ब्रैकेट लग गया, नेम क्या
है, राहुल, अमन और नेहा, 3 डेटा है, ठीक है। सैलरी क्या 50, 60, 55,000 है। डिपार्टमेंट HR, सेल्स और IT है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टेबुलर फॉर्म में आंसर आएगा। सर देखिए नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सैलरी सबकी ये रही, डिपार्टमेंट ये रहा, आपका नेम ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके का डेटा आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? सर डेटा फ्रेम के अंदर देखने को मिलता है, जिसको आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से और इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ डेटा फ्रेम करना चाहते हैं, डेटा फ्रेम को स्ट्रक्चर में डालना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग यूज करेंगे, आपको यूज करना है str ब्रैकेट फंक्शन, ठीक है। अब जैसे अगर आप लोग करते हैं stremp, माने आपको स्ट्रक्चर के अंदर डालना है इंप्लॉइज को, ठीक है। जैसे आपका शो करेगा नंबर ऑफ रोज को, नंबर ऑफ कॉलम्स को और डेटा टाइप ऑफ द ईच कॉलम को, ठीक है। तो ये आपको एज इट इज लर्न करना है, एज इट इज याद करना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना। अच्छा यहाँ पे देखिए व्यूइंग डेटा के अंदर ये तीनों कमांड आपको याद रखनी है। अगर आपको पूछा जाए व्यू फर्स्ट रो देखना है, तो आप लोग क्या कहेंगे? हेड इंप्लॉय करेंगे, ठीक है। ये कमांड आपको देखना है। लास्ट फ्यू रोज आपको देखनी है, तो टेल EMP यानी कि इंप्लॉइज का टेल आपको देखना है। एसेसिंग कॉलम करना है, तो आपको इस सिंबल का यूज करना है। ये तीनों ही कमांड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज मेक श्योर करके इस चीज को अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लीजिएगा, ताकि एग्जामिनेशन के आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से टैकल कर सके। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे एसेसिंग वैल्यू की मैंने बात की है, तो आप लोग क्या कह रहे थे? सर आप लोग कह रहे थे आपको क्या करना है, यहाँ पे इस सिंबल का यूज करना है। जैसे इंप्लॉइज के अंदर आपको किसकी वैल्यूज को एक्सेस करना है? सर सैलरी की वैल्यूज को एक्सेस करना है। तो आप लोग ये आपका डॉलर का है, जिसका भी सिंबल है, ठीक है ना, ये आप लोग यूज करेंगे। इंप्लॉइज वाला डेटा लेना है आपको, डॉलर वाला साइन, यानी कि आप लोग एक्सेस कॉलम करना चाहते हैं किसका? सैलरी का। तो सैलरी कितनी थी? 50, 60 और 55 थी, तो आपको आउटपुट के अंदर सैलरी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोग कॉलम नेम की बात करते हैं, तो आप लोग इंप्लॉय के अंदर क्या डाल देंगे? नेम डाल देंगे, तो आप लोग यहाँ पे स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। नेम के अंदर राहुल डाला तो राहुल का मिल जाएगा, साहुल डाला, जो भी आपका, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सिनेटेक्स के अंदर जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर आप लोग स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो रोज और कॉलम, ब्रैकेट कॉलम के अंदर डेटा फ्रेम में आपको डालना पड़ेगा। ये याद करने वाला बात है, इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। अब स्टार्ट टॉपिक रहेगा एक्सेसिंग रोज एंड कॉलम के अंदर, ये वाली स्लाइड, ठीक है। ये सारी कमांड आपको याद कर रही है, देखिए कोई अल्टरनेट नहीं है, केवल और केवल मेहनत करना पड़ेगा, केवल और केवल याद करना पड़ेगा। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो सबसे पहला क्या है? एंटायर रो की बात करते हैं। एंटायर रो को एक्सेस करना चाहते हैं, तो रो का नंबर आपको डाल देना, ठीक है। देखिए मैंने पहले भी बताया है, रो आपका पहले आता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? M कोमा, ठीक है। अगर कॉलम की बात करते हैं, तो कोमा N, क्योंकि मैंने क्या बताया था सर, आपका एक साथ कैसे लिखा जाता है? आपका M होता है, कोमा N होता है, ये आपका ब्रैकेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है? M आपका रोज है, ठीक है। कॉलम का नहीं पता, तो मान लीजिए मेरे को पहला रो को एक्सेस करना है, तो मैं 1 लगा के, कोमा लगा के ब्रैकेट लगा दूंगा। तो कॉलम कोई भी, मेरे को रोज फर्स्ट एक्सेस करना है, कॉलम आपका बाद में आता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को एंटायर रो एक्सेस करना है, तो ऐसे आप लोग टाइप करेंगे, ठीक है। अगर आपका एंटायर कॉलम एक्सेस करना है, तो आप लोग इंप्लॉइज के अंदर कोमा और आपका जो कॉलम नंबर, जैसे 2 एक्सेस करना है, तो 2 डाल देंगे। अगर आपको कोई भी कॉलम रिमूव करना है, देखिए कॉलम रिमूव करना है, जैसे इंप्लॉइज के अंदर आपको बोनस वाला कॉलम रिमूव करना है, तो आप लोग क्या करेंगे? आपका डॉलर वाला बोनस डालेंगे और नल डाल देंगे, तो इससे आपका कॉलम रिमूव हो जाएगा। समरी अगर आपको चाहिए, तो आप लोग समरी और ब्रैकेट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको सॉर्टिंग करना है डेटा, तो जैसे आपको क्या करना? ऑर्डर ब्रैकेट EMP हैशटैग सैलरी, ठीक है। ये आपको याद करना है, ठीक है। फाइंड टोटल सेल्स, सेल्स करना है तो सम सेल्स डॉलर सेल्स, ठीक है। फाइंड अगर एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो मीन सेल्स प्रॉफिट। ये आपकी कोई ऐसी समझने वाली बात नहीं है, पर हाँ इंपॉर्टेंट जरूरी है, एग्जाम है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो केवल और केवल आपको इनको लर्न करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। इनको याद कर लीजिएगा, इनसे जुड़ा हुआ एक सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर आप लोग डेटा फ्रेम की बात करते हैं और इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, डेटा फ्रेम के अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको एक बार गो थ्रो करने हैं। हेड ब्रैकेट का मतलब फर्स्ट रो हो जाएगा, टेल ब्रैकेट का मतलब लास्ट रो हो जाएगा, मैं बता चुका हूं। STR का मतलब स्ट्रक्चर है, समरी का मतलब आपको स्टैटिस्टिकल समरी चाहिए, एन रो का मतलब नंबर ऑफ रोज, एन कॉलम का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, और DIM का मतलब डायमेंशन, ठीक है, जो आपकी डेटा का डायमेंशन। इसी तरीके से अगर आप लोग मैट्रिक्स और डेटा फ्रेम के अंदर डिफरेंस करना चाहते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर भी आपको सीट की फॉर्म में नंबर ऑफ रोज और कॉलम की फॉर्म में डेटा देखने को मिलता है, और आपका यहाँ पर जो आपका डेटा फ्रेम है उसके अंदर भी, तो फर्क क्या? ध्यान दीजिएगा,
सेम डेटा टाइप ओनली। अगर मैट्रिक्स के अंदर आप लोग केवल एक ही तरीके का डेटा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली न्यूमेरिकल होता है, यहाँ पे मिक्स डेटा का इस्तेमाल करते हैं। ये कम फ्लेक्सिबल है, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। बुनियादी फर्क क्या है सर, यहाँ पे केवल एक तरीके के डेटा को आप लोग रोज कॉलम में डाल सकते हैं, यहाँ पे आप लोग अलग अलग तरीके के डेटा को रोज और कॉलम में डाल सकते हैं, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पर आकर के तमाम वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट सेकंड सॉरी थर्ड से जुड़े हुए कंप्लीट हो जाते हैं, जो इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन में रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस और संभावना जिनकी बहुत ज्यादा रहने वाली है। उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा वीडियो लेक्चर, प्यारा सा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। सेशन अगर आपको पसंद आया और आगे अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक ले मैं तो सोल दी बाय, स्टिल कीप लर्निंग।